My dear students, once again, you all are welcome in the class of stress physiology of field crops. The today's topic of our discussion is high moisture stress. It is also known as flooding or waterlogging. What is waterlogging? Waterlogging refers to a condition when water is present in excess amount than its optimum requirement. It creates an anaerobic situation in the rhizosphere due to which the plant experiences the stress, O2 deficient stress. कहने का मतलब है कि वाटर लॉगिंग उस दशा को इंगित करता है जब पानी फील्ड में प्लांट की आवश्यकता से अधिक हो। ऐसी स्थिति में प्लांट के रूट जोन में एनएरोबिक या अवातीय दशा उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्लांट तनाव महसूस करता है। किस चीज़ का? O2 डेफिशिएंसी का जो है ऑक्सीजन की कमी का तनाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है या स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। तो कहने के लिए ये वाटर लॉगिंग स्ट्रेस है या हाई मॉइस्चर स्ट्रेस है, लेकिन इन फैक्ट इससे होता क्या है? O2 डेफिशिएंसी, जड़ को जो है ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेचर ऑफ फ्लडिंग stress या waterlogging stress. In the waterlogged soils, water gets filled in the pores of the soil which are previously occupied by O2. Such soils suffer O2 deficiency. This O2 deficiency depresses growth and survival of plants growing in it. Flood sensitive plants, that is tomato, soybean, sunflower, etc., are killed in the waterlogged conditions, while the tolerant species, for example rice, withstand waterlogging for a considerable long time. However, continuous submergence of rice for more than 10 days is also deleterious, resulting in death and decay of the plants. कहने का मतलब है कि वाटर लॉगिंग कंडीशंस में जमीन, मिट्टी के अंदर या मृदा के अंदर वो पोर स्पेस जिसमें पहले ऑक्सीजन होता है वो सब पानी से भर जाते हैं, जिससे O2 डेफिशिएंसी उत्पन्न हो जाती है। और यह O2 डेफिशिएंसी प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट और सर्वाइवल को प्रभावित करता है। ऐसी दशा में जो फ्लड सेंसिटिव प्लांट्स हैं जैसे टोमेटो, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये विल्टेड हो जाते हैं या मर जाते हैं। जबकि वाटर लॉगिंग टॉलरेंट जो स्पेसीज हैं जैसे राइस, पैडी, वो उसमें जो है कंसिडरेबल समय तक सरवाइव करता है या ग्रोथ भी करता है। लेकिन यह पैडी भी यदि कंप्लीटली सबमर्ज कंडीशन में 10 दिन तक रह जाए पानी के भीतर, तो ये भी जो है इसका भी डेथ और डिके हो जाता है। नेक्स्ट। हाँ, अब हम आते हैं प्लांट वाटर रिलेशंस इन फ्लडिंग स्ट्रेस। प्लांट का जो है पानी के साथ फ्लडिंग स्ट्रेस में कैसा संबंध है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। द फ्लडिंग ऑफन इंड्यूसेज स्टोमेटल क्लोजर मोस्टली इन C3 plants. This causes lower water flow in these plants. फ्लडिंग के कारण स्टोमेट्स बंद हो जाते हैं, विशेषतः C3 प्लांट्स में, और इससे प्लांट्स के अंदर वाटर फ्लो जो है बाधित हो जाता है। दिस आल्सो रिजल्ट्स इन लीफ डिहाइड्रेशन बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड रूट परमिएबिलिटी। चूँकि ऐसी दशा में जड़ की पारगम्यता जो है विपरीत रूप में प्रभावित हो जाती है, तो पत्ते जो है सूख जाते हैं, पानी नहीं मिलता उनको। जमीन में पानी भले ही है लेकिन एब्जॉर्ब जड़ के द्वारा होता नहीं, इसलिए पत्तों को मिलता नहीं, पत्ते सूखने लगते हैं।
Ultimately, wilting of leaves occurs due to the restricted water flow from the roots to the shoots. Occurrence of these changes in leaves, shoots, and roots are due to the transfer of toxic substances. For example, acetaldehyde, alcohol, etc. produced under anaerobic condition in the roots. ये सब जो है anaerobic condition में जड़ में उत्पन्न होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, और पत्ती तना में जो है पहुंचते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं. As well as also due to the enhanced levels of some of the growth retarding PGRs. PGRs का मतलब plant growth regulators, transported from the roots to shoots via transpiration stream. इसी के साथ कुछ ग्रोथ रिटार्डिंग प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस जो हैं वो भी जो है ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ जड़ों से तनों में पहुंच जाते हैं, और इनके कारण भी पेड़ पौधों का ग्रोथ एडवर्सली प्रभावित होता है, या प्लांट विल्टेड होते हैं या पत्ते सूखते हैं. आइए अब देखते हैं लेवल्स ऑफ इंडोजिनस पीजीआरस अंडर फ्लडिंग स्ट्रेस. प्लांट के भीतर जो प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, उनका जो है फ्लड स्ट्रेस कंडीशन में क्या स्थिति होती है उस पर एक नज़र डालते हैं. इंडोजिनस लेवल्स ऑफ पीजीआर सच एज जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स आर रिड्यूस्ड इन द रूट्स. जड़ में इनकी मात्रा कम हो जाती है. दिस हैज इनहेंस्ड लेवल ऑफ एबीए एंड इथिलीन इन द शूट्स. जबकि शूट्स में तनों में जो है एबीए और इथिलीन जो कि ग्रोथ रिटार्डेंट हैं, इनकी मात्रा जो है बढ़ जाती है. इससे होता क्या है, कॉजिंग स्टोमेटल क्लोजर एंड अर्ली ऑनसेट ऑफ सेनिसेंस रेस्पेक्टिवली. एबीए के बढ़ने से जो है स्टोमेटल क्लोजर होता है, और इथिलीन के बढ़ने से जो है पत्ते सूखते हैं या पतझड़ होता है, सेनिसेंस होता है. It is also reported that levels of oxygens are reduced and that of aminochloropropanone 1 carboxylic acid ACC precursor for the ethylene biosynthesis are increased under flooding stress. तो यह जो ACC है जो कि इथिलीन बायोसिंथेसिस का प्रिकर्सर है, इथिलीन का प्रिकर्सर है, इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है. जबकि ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट रोल्स प्लेड बाय दीज इंडोजिनस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ड्यूरिंग हाई मॉइस्चर और फ्लडिंग स्ट्रेस आर समराइज्ड इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में टेबल दिया हुआ है, उसमें इन सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के जो है इनका अकरेंस और इनका रोल जो है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर समराइज किया हुआ है. ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. इफेक्ट ऑफ फ्लडिंग स्ट्रेस ऑन द इंडोजिनस लेवल्स ऑफ पीजीआरस एंड देयर इफेक्ट ऑन प्लांट्स. तो देखिए, पहला है सीरियल नंबर का कॉलम, दूसरा है लेवल ऑफ पीजीआर इन प्लांट्स, और थर्ड कॉलम है इफेक्ट ऑन प्लांट्स अंडर वाटर लॉगिंग. तो पहला आइए देखते हैं रिड्यूस्ड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसकी मात्रा वाटर लॉगिंग कंडीशन में घटती है, और इसका क्या असर पड़ता है, कॉजेज हाइपरट्रॉफी. अब हाइपरट्रॉफी क्या है, तो आगे लिखा हुआ है स्वेलिंग ऑफ स्टेम बेस बाय कोलैप्स और इनलार्जमेंट ऑफ सेल्स इन कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स जो टिश्यूज है उसमें के जो सेल हैं उनके कोलैप्स या इनलार्जमेंट के कारण स्टेम बेस जो है फूल जाता है. इसको ही कहते हैं हाइपरट्रॉफी. तो
एक शब्द में इस परिवर्तन को हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो रिड्यूस्ड ऑक्जेंस का कंटेंट कम होने के कारण यह हाइपरट्रॉफी उत्पन्न होती है। दूसरा है डिक्रीज जिब्रेलिन्स, जीए, causes reduction in cell enlargement and stem elongation। जिब्रेलिन का भी कंटेंट घटता है और इसके कारण क्या होता है? सेल इलांगेशन कम होता है, साथ ही साथ स्टेम का भी जो है वृद्धि कम होती है। थर्ड है डिक्रीज साइटोकाइनेस, इसका भी कंटेंट कम होता है प्लांट के अंदर फ्लड स्ट्रेस में, और इसका जो प्रभाव पड़ता है रिजल्ट्स इन अर्ली ऑनसेट ऑफ सेंसेस, इसका प्रभाव ये है कि पतझड़ जल्दी आ जाती है। एंड रिड्यूस रेट ऑफ एसिमिलेट पार्टीशनिंग टू द सिंक, और जो स्टोरेज ऑर्गन है वहाँ पर एसिमिलेट की पार्टीशनिंग कम होती है, कहने का मतलब यील्ड एडवर्सली प्रभावित हो जाता है। चौथा है इंक्रीज्ड एब्सिसिक एसिड, ऐसी दशा में एब्सिसिक एसिड का कंटेंट बढ़ता है, ये ग्रोथ रिटार्डेंट है। काज स्टोमेटल क्लोजर विथ, इसके कारण इसके बढ़ने से क्या होता है? स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेट बंद होते हैं। विथ कॉन्सिक्वेंशियल डिक्रीज, अब इस बंद होने से क्या होता है? परिणाम स्वरूप डिक्रीज इन द रेट ऑफ गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में गैस का एक्सचेंज कम हो जाता है। रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन में भी, क्योंकि स्टोमेट से ही सारा गैस का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ भी जो है गैस एक्सचेंज कम हो जाता है। रिजल्ट्स इन इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम द गार्ड सेल, और इसी के प्रभाव में पोटेशियम आयन गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है। डिक्रीजेज आयन ट्रांसपोर्ट ड्यू टू लोअर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाता है इसलिए आयन ट्रांसपोर्ट भी जो है घट जाता है। डिक्रीज द स्टार्च फॉर्मेशन इन गार्ड सेल्स में स्टार्च का फॉर्मेशन कम हो जाता है। रिजल्टिंग इज स्टोमेटल क्लोजर, और इसके कारण भी जो है स्टोमेट बंद हो जाता है। और लास्ट ग्रोथ रेगुलेटर है इंक्रीज्ड इथिलीन, इथिलीन भी एक ग्रोथ रिटार्डेंट है, इसका भी कंटेंट बढ़ता है वाटर लॉगिंग में, और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? कॉजेज इपिनास्टी ऑफ लीव्स। अब क्या है इपिनास्टी? तो आगे दिया हुआ है, इवन अनइवन ग्रोथ ऑफ लीव्स ड्यू टू मोर सेल इलांगेशन ऑन अपर साइड दैन द लोअर साइड। इपिनास्टी अनइवन ग्रोथ, पत्ती का अनइवन ग्रोथ है, जिसमें कि ऊपर इलांगेशन ज़्यादा होता है सेल का, और नीचे वाला जो है सेल का इलांगेशन कम होने से अनइवन ग्रोथ हो जाता है पत्ते का, और इसको कहते हैं इपिनास्टी। तो कॉजेज इपिनास्टी ऑफ लीव्स इंड्यूसेस सेनेसेंस, इसके कारण भी सेनेसेंस उत्पन्न होता है, और हाइपरट्रॉफी इन प्लांट, स्वेलिंग ऑफ स्टेम जो आप जानते हैं। तो डिफरेंट ग्रोथ रेगुलेटर्स का वाटर लॉगिंग कंडीशन में कोई बढ़ता है, कोई घटता है, और उसका जो पड़ने वाला प्रभाव है फिजियोलॉजिकल, वो आपने देख लिया। Thus, the O2 stress in the roots under flooding produces signal via transpiration stream to the leaves affecting stomatal behavior ultimately। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि O2 स्ट्रेस जो जड़ में उत्पन्न होता है फ्लडिंग या वाटर स्ट्रेस में, उससे एक सिग्नल पैदा होता है, संदेश निकलता है, जो कि ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम से मूव करके कहाँ आता है? पत्तियों में, और जिसके परिणाम से उस सिग्नल से क्या होता है? पत्तियों में जो स्टोमेट्स हैं उनका बिहेवियर बदल जाता है। तो यह रहा इफेक्ट ऑफ फ्लडिंग स्ट्रेस ऑन द इंडोजिनस लेवल्स ऑफ पीजीआरस एंड देयर इफेक्ट ऑन प्लांट्स। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब हम आ गए लास्ट में मिटिगेशन ऑफ हाई मॉइस्चर या वाटर लॉगिंग स्ट्रेस। हम कैसे जो है अब अपने एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज में इस हाई मॉइस्चर स्ट्रेस के प्रभाव को कम कर सकते हैं फसल पर। तो कुछ रिकमेंडेड प्रैक्टिसेज हैं जिसको कि आप अपना करके जो है कहीं न कहीं वाटर लॉगिंग स्ट्रेस का जो प्रभाव है फसलों पर उसको कम कर सकते हैं। जिसमें पहला है प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ड्रेनेज फॉर ड्रेनिंग आउट ऑफ एक्सेसिव स्टैग्नेटिंग वाटर अराउंड द रूट सिस्टम। हाँ, फील्ड में आप ड्रेनेज की को पूरा मतलब प्रॉपर ध्यान दीजिए, जिससे कि
जो आवश्यकता से अधिक पानी इकट्ठा है वो ड्रेन ऑफ हो जाए। दूसरा है स्प्रे ऑफ ग्रोथ रिटार्डेंट। कुछ ग्रोथ रिटार्डेंट हैं जैसे कि 500 ppm साइकोसिल। इसके छिड़कने से क्या होता है, अरेस्टिंग एपिकल डोमिनेंस, पौधे का ऊपर का बढ़वार रुक जाता है, एंड देयर बाय प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल्स, और लेटरल ग्रोथ जो है बढ़ जाता है। इससे भी वाटर लॉगिंग का जो डिलीटीरियस प्रभाव है कुछ कम हो जाता है। थर्ड है फोलियर स्प्रे ऑफ 2% DAP प्लस 1% KCl, जिसको मॉप कहते हैं। नेक्स्ट है निपिंग टर्मिनल बड्स फॉर अरेस्टिंग द एपिकल डोमिनेंस। हम एपिकल बड्स को निपिंग कर देते हैं, मतलब उसको काट देते हैं, जैसे कि एपिकल डोमिनेंस, इससे भी जो है एपिकल डोमिनेंस समाप्त हो जाता है। एंड दस प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ सिम्पोडियल ब्रांचेस, साइड वाले ब्रांच जो है इससे भी ग्रोथ तेजी से पकड़ लेते हैं, जैसा कि कॉटन में मतलब काफ़ी जो है इस प्रैक्टिस को अपनाया जाता है फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है स्प्रे ऑफ 40 ppm NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड फॉर कंट्रोलिंग एक्सेसिव प्री मेच्योर फॉल ऑफ फ्लावरिंग बर्ड्स या यंग डेवलपिंग फ्रूट्स एंड पार्ट्स। तो 40 ppm NAA के छिड़कने से जो है फ्लावर बर्ड्स को या यंग और डेवलपिंग जो फ्रूट्स और पॉट्स हैं उनके झड़ने को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्रे ऑफ 0.5 ppm ब्रेसिनोलाइड फॉर इंक्रीजिंग फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। तो 0.5 ppm ब्रेसिनोलाइड के छिड़काव से हम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ाते हैं। इससे भी जो है मॉइस्चर स्ट्रेस, हाई मॉइस्चर स्ट्रेस को हम मिटिगेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फोलियर स्प्रे ऑफ 100 ppm सैलिसिलिक एसिड फॉर इंक्रीजिंग स्टेम रिजर्व यूटिलाइजेशन अंडर हाई मॉइस्चर स्ट्रेस। तो 100 ppm सैलिसिलिक एसिड से होता क्या है कि प्लांट के स्टेम में जो रिजर्व है उसका बेटर यूटिलाइजेशन वो जो है कर लेता है, जिससे मॉइस्चर स्ट्रेस से उसको छुटकारा मिल जाती है। और लास्ट प्रैक्टिस जो बताया गया है वो है फोलियर स्प्रे ऑफ 0.3% बोरिक एसिड प्लस 0.5% जिंक सल्फेट प्लस 0.5% फेरस सल्फेट प्लस 1% यूरिया ड्यूरिंग क्रिटिकल स्टेजेज ऑफ द स्ट्रेस। तो इस सबको मिला करके 0.3% बोरिक एसिड, 0.5% जिंक सल्फेट, 0.5% फेरस सल्फेट प्लस 1% यूरिया डिफरेंट जो क्रिटिकल स्टेजेज स्ट्रेस के हैं उस पर छिड़काव इसका रिकमेंड किया गया है टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर या वाटर लॉगिंग स्ट्रेस। थैंक्स, दिस इज ऑल अबाउट for this class. Now the class is open for discussion or question answer. Thanks.